हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की जो क्लास है उसमें अपन गोविंद पारिक जी का तुलनात्मक अध्ययन का 8th पेज के विषय में अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेशियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पेशियों की जो संख्या है वो कितनी होती है। तो पेशियों की जो संख्या है वो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 500 माना है। कितना माना है? 500 माना है। आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 400 बोले हैं। आचार्य जो चरक है वो 400 बोलते हैं और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 500 माना है। तो ये आप लोग को याद रखना है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 500 जो है पेशियों की संख्या बताई गई है और आचार्य चरक के अनुसार 400 बताया गया है। ठीक है, ये आप लोग को जो कोटेशन है सुश्रुत के शारीरिक स्थान का 5/45 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा और चरक के शारीरिक स्थान का 7/14 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चरक थोड़ा कम मानते हैं, 100 कम मान लिए हैं, सुश्रुत ने 500 बोले। अब जो है बात करते हैं पुरुष के शरीर में जो पेशी है उनका विभाजन के विषय में बात करते हैं। ये जो 500 बताया है वो क्या है आपका? ये जो आपका आचार्य जो सुश्रुत ने 500 बताया है, ठीक है, उसके विषय में अपन बात कर रहे थे। तो ये आपके पुरुषों में बताया है। पुरुष की जो शरीर है उसमें पेशियों का जो विभाजन है वो 500 बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनका विभाजन अपन देख लेते हैं। तो षडांग के अनुसार जो आपका बताया गया, तो जो शाखागत है उसमें सबसे अधिक है। अभी तक हमने देखा शाखागत में 400 बताया गया है। कोष्ठगत में टोटल 66 है और ऊर्ध्व जत्रुगत में 34 है, सबसे कम है। क्योंकि ऊर्ध्व जत्रुगत जो आपका भाग होगा वो ऊपर का भाग रहेगा, बहुत कम रहेगा, तो उसमें 34। शाखाओं में सबसे ज़्यादा रहता है तो 400। ठीक है, अभी पिछले क्लास में भी हमने देखा था। और कोष्ठ में आपके 66 बताया गया, 66 बताया गया है। तो ये आपको याद रखना है पुरुषों में। स्त्रियों में उन्होंने 20 अतिरिक्त पेशियों का वर्णन किया है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 20 अतिरिक्त जो पेशियाँ का जो वर्णन है वो स्त्रियों में किया है। पुरुषों की अपेक्षा 20 अतिरिक्त जो अधिक पेशी हैं वो पाया जाता है। तो दोनों स्तनियों में 5-5 की संख्या में टोटल 10 हो गया। इसके अलावा अपथ्य पथ में जो अपथ्य पथ है उसमें जो पेशी है वो 4 बताया गया है, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर 2 है और बाह्य भी 2 है। ठीक है, तो ये क्या है? अपथ्य पथ में टोटल 4 पेशियाँ बताया गया है। फिर बात करते हैं गर्भ छिद्र आश्रित। गर्भ छिद्र आश्रित जो पेशियां हैं वो टोटल 3 है। तो गर्भ छिद्र आश्रित पेशियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो टोटल 3 बताया गया है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं शुक्र आर्तव प्रवेशनी जो आपका है। ठीक है, शुक्र आर्तव प्रवेश स्थान है उसमें आपके 3 बताए गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? अंतः गर्भ शल्य जो है वो टोटल 6 है। तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद हो गया कितने टोटल 20 एक्स्ट्रा बताए गए हैं। कौन से हैं वो आप लोगों को? तो टोटल जो है यहाँ पे आपका शुक्र आर्त प्रवेशनी जो पेशी है वो टोटल 3 है और आपका गर्भ जो छिद्र आश्रित जो है वो 3 है और आपका जो है अपथ्य मार्ग के 4 हैं। ठीक है, तो टोटल ये यहाँ पे 10 हो गए हैं और 5 जो है आपके दोनों स्तन में टोटल 10। तो इस प्रकार से आपके 20 बताए गए हैं अतिरिक्त स्त्रियों में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो गर्भ स्त्राव और गर्भपात किसको बोला जाता है? तो गर्भ स्त्राव किसको बोलते हैं और गर्भपात किसको बोला जाता है? तो गर्भ स्त्राव के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है गर्भ स्त्राव। तो गर्भ स्त्राव के विषय में आचार्य जो चरक हैं और जो भोज हैं, ठीक है, आचार्य चरक और जो भोज हैं उन्होंने गर्भ स्त्राव जो है मेनली तीसरे माह तक बताया। तीसरे माह तक जो है, जब तीसरे माह में जब गर्भ बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? गर्भ स्त्राव कहेंगे। तो तीसरे माह में जब गर्भ बाहर निकल जाएगा तो उसे अपन गर्भ स्त्राव बोलेंगे। गर्भपात कब बोला जाता है? तो गर्भपात के विषय में बताया गया है कि 4th माह में। ठीक है, 4th माह में जब क्या है आपका जो गर्भ बाहर निकल जाता है 4th में या उसके बाद में। ठीक है, जब गर्भ बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? 4th माह के बाद में जब निकलेगा तो उसे अपन गर्भपात बोलेंगे। ठीक है, 4th माह में मतलब तीसरे माह के बाद में आपका 4th माह जो है या उसके आपका अंतिम जो माह है, ठीक है, उसमें जब आपका जो गर्भ निकलेगा, ठीक है, तो उसे अपन गर्भपात कहेंगे। यह आचार्य चरक और भोज ने माना है। ठीक है, यह आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है। तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है अचतुर्थ ततो मासात प्रसव वेदा गर्भ विच्युते तत् स्थिर शरीरस्य पाता पंचम पंचम वष्टयो। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये बोला है कि क्या है, जो आपका जो गर्भ स्त्राव जब है तो गर्भ धारण के दिन से लेकर के जो आपका 4th मास है, ठीक है, गर्भ धारण के दिन से लेकर के 4th मास तक
मेनली क्या बोला है आपके आचार्य सुश्रुत ने, गर्भ स्त्राव बोला है। तो गर्भधारण के दिन से लेकर के 4th मास तक, गर्भधारण के दिन से लेकर के 4th मास तक क्या बोलेंगे उसे, अगर गर्भ बाहर निकल जाता है, विच्युति हो जाता है, गर्भ विच्युति जो हो जाएगा तो उसे अपन गर्भ स्त्राव बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा गर्भपात किसको बोलेंगे, तो 5वां से लेकर के 6वें माह में स्थित जो गर्भ है जब वो बाहर निकल जाएगा तो उसे अपन गर्भपात बोलेंगे। तो 5 to 6 माह में जब जो है आपका जो होता है गर्भ के बाहर निकलना, वो क्या है आपका पंचम षष्ठ योग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको श्लोक में साफ साफ बोला गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, गर्भपात कहेंगे। किसके अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, श्लोक में साफ साफ उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देन बात करते हैं नाड़ी रोग के विषय में। तो जो नाड़ी रोग है उसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने 8 बताया। नाड़ी रोग जो है वो आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं। कौन से हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज, ठीक है। वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज, ठीक है। तो द्वंदज की जो संख्या है वो 3 है, ठीक है। जो द्वंदज हैं वो वहाँ पे ये जो है यहाँ पे था, ठीक है। एक्चुअली में द्वंदज जो है टोटल 3 है। सन्निपातज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सन्निपातज, और 8वां जो है वो आपका शल्यजन्य नाड़ी, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 8वां जो आपका टाइप बताया वो शल्यजन्य नाड़ी बताया है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि वातज, पित्तज, कफज, द्वंदज के आधार पे, यानी कि वात, पित्तज, पित्त, कफज, ऐसा करके आपका द्वंदज जो रहेगा वो 3 रहेगा, और सन्निपातज जो है आपका 7वां हो जाएगा। 8वां जो है आपका शल्यजन्य नाड़ी है, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। सुश्रुत निदान स्थान 8/11 एंड 14 का आपका जो कोटेशन है उसमें आप लोगों को नाड़ी रोग जो प्रकरण उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा जो टाइप्स हैं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो माधव और आपके भाव प्रकाश ने, माधवकर और आपके भाव प्रकाश ने जो नाड़ी रोग हैं, ठीक है, माधवकर और आपके भाव प्रकाश हैं, उन्होंने जो है नाड़ी रोग की संख्या टोटल 5 मानी है। कौन से वो 5 हैं, तो वातज हो गया, पित्तज हो गया, कफज हो गया, सन्निपातज हो गया और शल्यज हो गया, ठीक है। तो माधवकर और भाव प्रकाश हैं, उन्होंने टोटल 5 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शल्यज, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है नाड़ी रोग के विषय में। फिर बात करते हैं शुक रोग के बारे में। तो शुक रोग के विषय में आचार्य सुश्रुत ने कितना बताया है, तो टोटल 18 बताया है। शुक रोग कितने बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने 18, सारंगधर ने मेनली 24 बताए हैं, 24 बताए हैं, ठीक है। ये याद रखना है। इसके अलावा वांगभट जी हैं, ठीक है, उन्होंने गुह रोग टोटल 23 बताए हैं। उसमें से जो गुह रोग है उसी के अंडर उन्होंने शुक रोग का वर्णन किया है कि जो गुह रोग है 23 है, उसमें से 18 जो है आपके शुक रोग हैं और 5 जो है आपके उपदंश हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है। जो वांगभट जी हैं उन्होंने गुह रोग के अंतर्गत शुक रोग का वर्णन किया है जो 23 हैं, जिसमें से 18 आपके शुक रोग हैं और 3 जो है आपके उपदंश हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुह रोग के अंतर्गत जो है आचार्य जो वांगभट है उन्होंने शुक रोग का वर्णन किया है। फिर बात करते हैं असाध्य शुक रोग के बारे में। तो असाध्य जो शुक रोग है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपके जो है 4 प्रकार के आपके जो शुक रोग हैं वो आपके असाध्य होते हैं, जैसे कि मांस अर्बुद हो गया, ठीक है, मांस पाक हो गया, विद्रधि हो गया और तिल कालक हो गया, ठीक है। तो MMVT, ठीक है, आपने क्या है MMVT, ठीक है। तो क्या है M से आपका मांस अर्बुद हो जाएगा, M से आपका मांस पाक हो जाएगा, V से आपका विद्रधि हो जाएगा और T से आपका तिल कालक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके असाध्य हैं, ठीक है। तो शुक MMVT है, ठीक है, मतलब जो शुक है वो क्या है MMVT है, ये आप याद रख सकते हो, ये कोड है आपका, ठीक है। MMVT यानी कि जो शुक है वो MMVT यानी कि मांस अर्बुद, मांस पाक, विद्रधि और तिल कालक, ये क्या है आपके असाध्य के अंतर्गत आते हैं। तथा ये सभी जो होते हैं त्रिदोषज शुक रोग होते हैं। ये जो है आपके असाध्य जो होते हैं वो त्रिदोषज शुक रोग होते हैं, ये चीज़ को याद रखना। फिर बात करते हैं अपन लोग आगे बढ़ते हुए क्षुद्र रोग के विषय में। तो जो क्षुद्र रोग है उसकी जो संख्या है उसका जो वर्णन है आचार्य जो चरक है उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। वर्णन मतलब संख्याओं का वर्णन नहीं किया है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। सुश्रुत ने टोटल क्षुद्र रोग की संख्या 44 माना है, ठीक है। क्षुद्र रोग की संख्या कितना माना है, 44 माना है आचार्य सुश्रुत ने। वांगभट जी बोलते हैं, वांगभट जी मेनली बोलते हैं कि 36 है, ठीक है। 6 से क्षुद्र और 6 से 6, ठीक है, मतलब 6 का आधा 3, ठीक है। तो 36 ये क्या आपके आचार्य वांगभट जी ने माना है 36। माधवकर जो हैं वो मेनली आपके 43 माने हैं। माधवकर जी ने कितना माना है आपके क्षुद्र रोगों की संख्या, टोटल 43 मानी है, 43, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो सारंगधर जी जो हैं वो सबसे ज़्यादा मानूंगा मैं तो भाई, हर चीज़ को ज़्यादा मानते, तो ये इन्होंने 60 माना है। ठीक है, तो ये क्षुद्र 6 से, क्षुद्र और 6 से 6, ठीक है, और 0, और यहाँ पर भी 6 का आधा 3, तो ये आप थोड़ा याद रखने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, माधवकर ने क्या है 43 बताया, तो उसका एक एक्स्ट्रा आचार्य सुश्रुत ने बता दिया 44। नोट पॉइंट में आपको याद रखना है कि ज्वर, कुष्ठ और मसूरिका के धातुज, मतलब यहाँ पे आपका बोला गया है कि धातुज भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ज्वर, कुष्ठ और मसूरिका के भी आपके क्या है धातुज भेद होते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है, मतलब ये बोला गया कि यहाँ पे वही चीज़ को बताया गया कि जो सारंगधर है उन्होंने 4 प्रकार के व्यंग और 8 प्रकार के विस्फोट बताए हैं, तथा जो आपके मसूरिका है उसके 14 प्रकार बताए हैं। ठीक है, जिसमें से आपका 7 दोषज होता है और 7 धातुज होते हैं, वो क्या है आपके भिन्न होते हैं। तो जो धातुज है, 7 प्रकार के धातुज हैं, ये आपके मसूरिका के भी टाइप हैं। ठीक है, कुष्ठ के भी आपके होते हैं। ठीक है, और आपके ज्वर के भी होते हैं। तो ये आप लोग को याद हो जाएगा, कुष्ठ, मसूरिका और ज्वर, इनके क्या है 7 आपके धातुज भेद होते हैं, धातु के अनुसार भेद होते हैं। ये आप लोगों को मसूरी का इसी वजह से यहाँ पे नोट पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखना। बाकी सारंगधर ने 4 प्रकार के व्यंग बताए हैं। 4 प्रकार के व्यंग का वर्णन किसने किया है, तो सारंगधर ने 8 प्रकार के विस्फोट का वर्णन किया है उन्होंने। ठीक है, 8 प्रकार के विस्फोट होते हैं करके, और 14 प्रकार के मसूरी का होते हैं, जिसमें से 7 दोषज होते हैं, दोष के आधार पे, और 7 जो होते हैं वो धातुज होते हैं, धातु के आधार पर होते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर बात करते हैं मुख रोग के बारे में। तो मुख रोग की संख्या के विषय में बात करें तो जो मुख रोग है, ठीक है, उसकी संख्या कितनी बताई गई है, तो मुख रोग की संख्या जो है आचार्य चरक ने 4 माना है और 64 बताया है। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है। नाम भेद से अगर बात करें तो टोटल 64 बताया आचार्य चरक ने। ठीक है, तो 4 भी बताया और 64 भी बताया, दोनों आपका आ जाएगा। सुश्रुत तथा आचार्य जो भोज हैं, ठीक है, आचार्य सुश्रुत और आचार्य भोज हैं, उन्होंने क्या है 65, उन्होंने एक्स्ट्रा बता दिया, तो 65 माना है। ठीक है, सुश्रुत तथा आचार्य भोज है। माधवकर, भाव प्रकाश तथा योग रत्नाकर, ठीक है, माधवकर और भाव प्रकाश तथा योग रत्नाकर हैं, उन्होंने क्या है 2 एक्स्ट्रा बता दिया। अब ये 1 एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो हम 2 एक्स्ट्रा बताएंगे, इन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताते हुए 67 बताया है, यानी कि 67 जो है आपके माधवकर, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर जी बोलते हैं। ठीक है, तो माधवकर, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर जी हो गए। फिर सारंगधर जी जो हैं उन्होंने क्या किया है, वो 74 चले गए। ठीक है, वो उन्होंने और एक्स्ट्रा बता दिया और उन्होंने वो 74 पे चले गए। वांग भट्ट जी ने टोटल 75 बताया, उन्होंने फिर से एक एक्स्ट्रा बताया, सबसे ज़्यादा तो मैं ही बोलूँगा भाई, तो 75 बताया। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा याद रखना है कि कितना जो है चरक ने 4 और 64 दोनों माना है, सुश्रुत व भोज ने 65 माना है, माधवकर, भाव प्रकाश व योग रत्नाकर ने 67 माना है, सारंगधर ने 74 बोले हैं, और वांग भट्ट ने आपका 75 बताया। बात करें चरक ने, तो चरक ने वही है 4 और 64। तो मुख रोग जो है संस्थान यानी कि रक्त आदि को दूषित करता है। ठीक है, इसकी आकृति व नाम भेद के आधार पर अगर बात करें तो 64 बताए गए हैं। तो ये आपके मुख रोग के विषय में, मुख रोग से ये चीज़ों को आप लोग को याद रखना है, स्पेशली नंबरिंग का ही खेल है, नंबरिंग को आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा अच्छे से। देन बात करते हैं कर्ण रोगों के विषय में। तो कर्ण रोगों के विषय में आचार्य जो विभिन्न आचार्यों ने क्या बताया है, तो कर्ण रोगों की संख्या के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक हैं उन्होंने 4 भेद बताए हैं। ठीक है, आचार्य चरक जो है बहुत कम बताते हैं, 4 बता दिए। सारंगधर ने ज़्यादा बताया, सारंगधर ने 18 बताया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है 18 भेद बता दिया कर्ण। ठीक है, तो 18 भेद उन्होंने बता दिए। वांग भट्ट जी हैं, उन्होंने 25 बताया, 25 बताया उन्होंने, कितना बताया 25 बताया है। जबकि आपके सुश्रुत, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर जी ने 3 एक्स्ट्रा बताया। ठीक है, 3 एक्स्ट्रा बताया, यानी कि 28 बताया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, कितना एक्स्ट्रा बताया 28। यहाँ पे आपका सारंगधर से 7 गुना ज़्यादा, सारंगधर से 7 गुना ज़्यादा वांग भट्ट के पास है पैसा, और वांग भट्ट से 3 गुना ज़्यादा सुश्रुत के पास है, सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर के पास है पैसा। ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। तो सारंगधर से 7 गुना ज़्यादा वांग भट्ट के पास है पैसा, और वांग भट्ट से 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, आपके सुश्रुत, भाव प्रकाश के पास है पैसा। तो 18 में 7 जब जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कर्ण रोगों की संख्या को याद कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में याद करने के लिए आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लोग को याद हो गया होगा। देन अपन आगे बढ़ते हैं। तो कर्ण रोग के बाद में अगला जो आपका आता है वो है नासा रोग। ठीक है,
अगला जो आता है वो आपका नासा रोग, तो नाक की बाल, ऐसा करके आप इसे याद रख सकते हो, तो नाक की बाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नासा रोग है, तो नासा रोग की जो संख्या, आचार्य चरक बहुत इजी बोल देते हैं भाई, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, 4 बोल दिए हैं। फिर बात करते हैं सारंगधर वांगभट, ठीक है। तो सारंगधर वांगभट ने 18 बताया, ठीक है। सवास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है उन्होंने सवाश, शवाश, टोटल क्या है, सारंगधर वांगभट ने 18, ठीक है, 18। सुश्रुत ने 31 बोल दिया है, सुश्रुत ने क्या बोला है, 31 बोल दिए हैं। और आपका जो भाव प्रकाश है, योग रत्नाकर है, उन्होंने क्या बोला है, 34 बताया, 34 बताया। तो उन्होंने रक्त पित्त के जो 4 टाइप हैं, ठीक है, 34 कैसे करके बताया, तो उन्होंने जो रक्त पित्त के जो 4 टाइप हैं उनको भी इंक्लूड किया आपके भाव प्रकाश व योग रत्नाकर है, ठीक है, उन्होंने। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 3 एक्स्ट्रा बता दिए हैं। इसको वही है कि मैं जैसे ट्रिक बताया था आप लोगों को, वैसे करके ही आप इसे याद कर सकते हो फिर से अगेन, ठीक है। आप लोगों के ऊपर है, जिनको अगर अच्छा लगता है तो ऐसा करके याद कर सकते हो। तो यहाँ पे वही है कि सवास, सवास के पास में, सवास से 13 गुना पैसा सुश्रुत के पास है, और सुश्रुत से तिगुना पैसा आपके भाव प्रकाश योग रत्नाकर के पास है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये रक्त पित्त के जो आपके 4 टाइप हैं उनको भी इन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने। तो ये नासागत रोग हो गया। नासागत रोग के बाद में अपन आते हैं नेत्र रोग के विषय में, ठीक है। तो नेत्र रोग की संख्या के विषय में अपन बात करें तो नेत्र रोग की जो संख्या है वो आचार्य जो चरक है उन्होंने 4 बताया है, तथा 96 यानी कि 96 भी बताया है, ठीक है। सुश्रुत व योग रत्नाकर जी बोलते हैं 76 है, 76, ठीक है, सुश्रुत व योग रत्नाकर जी बोलते हैं। माधवकर तथा भाव प्रकाश जी, माधवकर तथा भाव प्रकाश जी जो है वो 78 बोलते हैं। तो माधवकर तथा भाव प्रकाश जी जो है 78 बोलते हैं। और सारंगधर तथा वांगभट जी जो है वो मेनली आपका 94 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। 94, 96 सारंगधर वांगभट, ठीक है। तो इन्होंने 2 एक्स्ट्रा यहाँ से 2 कम कर दिया, और यहाँ पे आपका जो है फिर से 2 का ही है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 कम किया और यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, तो यहाँ पे याद रखना। नोट में यहाँ पे बोला गया कि नेत्र में जो मंडल होते हैं वो सुश्रुत ने 5 माने हैं, वांगभट जो है वो मंडल की संख्या 4 मानते हैं। तो ये भी थोड़ा पॉइंट वाला बात है भाई, ठीक है। सुश्रुत 5 मानते हैं और वांगभट जी हैं वो 4 मानते हैं, तो ये आप लोग को याद रखना है। फिर बात करते हैं हृदय रोग। तो हृदय रोग की संख्या टोटल 5 बताई है, ठीक है। कौन से आचार्य जो चरक है उन्होंने 5 बताया है हृदय रोग की संख्या, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, ठीक है। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, कृमिज। आचार्य जो सुश्रुत हैं, सुश्रुत जो है सन्निपात को नहीं मानते हैं, ठीक है। सन्निपातज जो हृदय रोग है वो नहीं मानते, तो स से सुश्रुत और स से सन्निपात, तो स से सुश्रुत और स से सन्निपात को वो नहीं मानते। ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद हो गया। देन अपन जो है इस जो PDF है उसका जो पासवर्ड है मैं थोड़ा सा आप लोग को याद रखने के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका नासा रोग की संख्या, नासा रोग की संख्या कितनी बताई गई है, तो नासा रोग की संख्या यानी कि एन कितना बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार, एस के अनुसार 34, ठीक है, ये बताया गया है। और आपका नासा रोग फिर एन नेत्र, NE, ठीक है, नेत्र NE, नेत्र रोग की जो संख्या वो 76, ठीक है, सुश्रुत ने S 76। तो ये थोड़ा मैं वहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल में N लिखना, ठीक है, फिर S लिखना, ठीक है। यानी कि नासा रोग जो है वो सुश्रुत ने 31 माने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेत्र रोग है NE, ठीक है, वो आपके क्या है सुश्रुत ने 76 माने हैं। थोड़ा जो पासवर्ड है वो क्रिटिकल है, बट देखो पासवर्ड भी रख रहा हूँ तो प्रोटेक्शन के लिए ही रख रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर नोट्स का मिसयूज़ होता है इस वजह से। बाकी देखो आपको मैं पासवर्ड का जो टाइप रखता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव वाइज रखता हूँ ताकि आप लोग को जो चीज़ें हैं वो याद रहें, ठीक है। तो ये थोड़ा क्रिटिकल पासवर्ड है बट आप लोग याद रखना, ठीक है। इसी से ये PDF ओपन होगा, ओके, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।